प्रिय बच्चों, सदा खुश रहो। मैं हूं सुशीला शर्मा। मेरे इस रीतम अध्ययन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैंने आपके लिए 7वीं कक्षा का संस्कृत विषय का सभी पाठों का हिंदी अनुवाद और प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। तो आज हम हल करेंगे पाठ 3 स्वावलंबनम के प्रश्न उत्तर। और इस पाठ का हिंदी अनुवाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुता। नीचे लिखे सभी शब्दों के उच्चारण करने हैं, जैसे विंशतिः, द्वाविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, पंचाशत्। तो बच्चों, आपको भी इसी प्रकार उच्चारण करना है। इस तरह शब्द जल्दी याद हो जाते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 2। अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी लिखता। नीचे लिखे सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। बच्चों, मैंने नीचे लिखे सभी प्रश्नों के उत्तर लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। प्रश्न क है, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। उत्तर लिखेंगे, श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। श्रीकंठ के भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। प्रश्न ख है, कस्य गृहे को अपि भृत्यः नास्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है। उत्तर लिखेंगे, कृष्णमूर्तेः गृहे को अपि भृत्यः नास्ति। कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं है। प्रश्न ग है, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किन्होंने किया था। उत्तर लिखेंगे, श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति माता पिता च अकुर्वन्। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया। प्रश्न घ है, सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा कहाँ सुख होता है। उत्तर लिखेंगे, सर्वदा स्वावलंबने सुखम। स्वावलंबन में हमेशा सुख होता है। प्रश्न अंग है, श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया था। उत्तर लिखेंगे, श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं प्रातः 9 वादने अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर प्रातः 9 बजे गया था। प्रश्न च है, कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने नौकर हैं। उत्तर लिखेंगे, कृष्णमूर्तेः 8 कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के 8 नौकर हैं। तो बच्चों, इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 3। चित्राणि गणित्वा तद अध संख्यावाचक शब्दम लिखता। चित्रों को गिनकर उनके नीचे संख्यावाचक शब्द लिखने हैं। बच्चों, मैंने चित्रों को गिनकर उनके नीचे संख्यावाचक शब्द लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। पहले चित्र में 18 घड़े हैं। चित्र के नीचे 18 को अष्टादश लिखेंगे। दूसरे चित्र में 21 आम हैं। चित्र के नीचे 21 को एक विंशतिः लिखेंगे। तीसरे चित्र में 15 बॉल हैं। चित्र के नीचे 15 को पंचदश लिखेंगे। चौथे चित्र में 24 कैंचियां हैं। चित्र के नीचे 24 को चतुर्विंशतिः लिखेंगे। पांचवें चित्र में 36 मोमबत्तियां हैं। चित्र के नीचे 36 को षट त्रिंशत् लिखेंगे। छठे चित्र में 33 पत्तियां हैं। चित्र के नीचे 33 को त्रयस्त्रिंशत् लिखेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 4। मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिन्नुत। हेल्प बॉक्स से शब्दों को चुनकर अंकों के सामने लिखना है। बच्चों, मैंने हेल्प बॉक्स से शब्दों को चुनकर अंकों के सामने लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। पहला अंक है 28। 28 के सामने अष्टाविंशतिः
लिखेंगे। दूसरा अंक है 30, 30 के सामने 63 लिखेंगे। तीसरा अंक है 27, 27 के सामने सप्तविंशति लिखेंगे। चौथा अंक है 31, 31 के सामने 1 लिखेंगे। पांचवा अंक है 40, 40 के सामने 44 लिखेंगे। छठा अंक है 50, 50 के सामने 65 लिखेंगे। सातवां अंक है 24, 24 के सामने 24 लिखेंगे। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 5। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचत। चित्र को देखकर और हेल्प बॉक्स से शब्दों को जोड़कर वाक्यों की रचना करनी है। बच्चों मैंने चित्र को देखकर और हेल्प बॉक्स से शब्दों को जोड़कर वाक्य लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। पहला वाक्य है एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, यह किसान खेत को जोत रहा है। दूसरा वाक्य है एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः, ये दो किसान खेत खोदने का काम कर रहे हैं। तीसरा वाक्य है एते कृषकः धान्यम रोपयन्ति, ये किसान खेत में धान को रोप रहे हैं। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 6। अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। नीचे लिखे सभी समयवाचक अंकों को शब्दों में लिखना है। बच्चों मैंने नीचे लिखे सभी समयवाचक अंक शब्दों में लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। यथा जैसे समयवाचक अंक है 12:30, इसको हम हिंदी में कहते हैं 12:30 या 12:30 बजे। ठीक इसी प्रकार संस्कृत में 12 को कहेंगे द्वादश और 12:30 को कहेंगे सार्ध और बजे को कहेंगे वादनम, अर्थात सार्ध द्वादश वादनम। ठीक इसी प्रकार से बाकी के समयवाचक अंकों को भी लिखना है। पहला समय है 7 बजे सप्तवादनम, फिर है 2:30 सार्ध द्विवादनम, फिर है 11 बजे एकादश वादनम, फिर है 4:30 सार्ध चतुर्वादनम, फिर है 1:30 सार्ध 1 वादनम, फिर है 5 बजे पंचवादनम, फिर है 3:30 सार्ध त्रिवादनम, फिर है 9 बजे नववादनम, फिर है 12:30 सार्ध द्वादश वादनम, फिर है 8 बजे अष्टवादनम, फिर है 7:30 सार्ध सप्तवादनम। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 7। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। हेल्प बॉक्स से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। बच्चों मैंने हेल्प बॉक्स से शब्दों को चुनकर पूरे रिक्त स्थान लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। क वाक्य को षड शब्द से पूरा करेंगे। वाक्य बनेगा षड ऋतवः भवन्ति, इसका अर्थ है 6 ऋतुएं होती हैं। ख वाक्य को द्वादश शब्द से पूरा करेंगे। वाक्य बनेगा मासः द्वादश भवन्ति, इसका अर्थ है महीने 12 होते हैं। ग वाक्य को 63 और 1 शब्दों से पूरा करेंगे। वाक्य बनेगा एकस्मिन् मासे 63 अथवा 1 दिवसः भवन्ति, इसका अर्थ है एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। घ वाक्य को अष्टाविंशति शब्द से पूरा करेंगे। वाक्य बनेगा फरवरी मासे सामान्यतः अष्टाविंशति दिनानि भवन्ति, इसका अर्थ है फरवरी महीने में सामान्यतः 28 दिन होते हैं। अंगा वाक्य को 2 शब्द से पूरा करेंगे। वाक्य बनेगा मम शरीरे 2 हस्तौ अस्तः, इसका अर्थ है मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और यहाँ पर हमारे प्रश्नों के उत्तर भी पूरे हो चुके हैं।
तो बच्चों अभी हमने पार्ट 3 स्वावलंबनम के प्रश्नों के उत्तर अलग अलग तरीके से हल किए। इस तरीके से पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ जाता है। इस प्रकार हमारे दिमाग का अभ्यास होता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा दिमाग तेज होता है और हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है, उसी प्रकार हमारे दिमाग के लिए अभ्यास जरूरी है। तो बच्चों मुझे भी आप लोगों के साथ पढ़कर अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं पार्ट 4 के प्रश्नोत्तर के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पूरे पाठ के प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स जरूर करें, ताकि फिर आपको समझा सकूं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।